2024 के रण की रणनीति बनना शुरू हो चुकी है। विपक्ष के सामने इस वक्त सत्ता स्वप्न है। 24 के साल में विपक्ष हर हाल में सत्ता पाने के लिए बेकरार है। नीतीश कुमार ने तो खुला ऑफर कांग्रेस को दे दिया है, लेकिन जयराम रमेश ने उन्हें झटका दे दिया। नीतीश कुमार हो या उद्धव ठाकरे, दोनों ही एक समय में बीजेपी के साथ रहे, लेकिन फिर पाला बदल लिया। इसके पीछे दोनों की ही महत्वाकांक्षाएं रही। सवाल यह है कि क्या 24 की लड़ाई सपनों के टकराने की लड़ाई हो जाएगी? एक तरफ मोदी का भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना, दूसरी तरफ विपक्ष का सत्ता पाने का सपना। लेकिन 24 में जिसका सपना भारतीयों के सपने के साथ जुड़ेगा, विजयी वही होगा। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मोदी को हराने के लिए किस किस को क्या क्या सपने आ रहे हैं और 24 की लड़ाई में बाजी कौन मारता है। तो अब बड़ा सवाल यही कि महज 1 साल का वक्त बाकी रह गया है जब 2024 का जो बिगुल है वो बच जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अलग अलग राजनीतिक दल जो इस एक वक्त मोदी के साथ हुआ करते थे, कट्टर समर्थक हुआ करते थे, आज वही दुश्मन बन गए हैं। आज वही उन्हें चैलेंज देते हैं कि उनका जो सपना है सत्ता हासिल करने का, वो 24 में हासिल करके रहेंगे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना आम भारतीयों का भी सपना होगा? क्या इसी रोड मैप के साथ, इसी विजन के साथ बीजेपी तीसरी बार केंद्र में सत्ता में आएगी? सवाल कई हैं और वक्त जो है वो धीरे धीरे इन सवालों का जवाब बेपर्दा करता जा रहा है। हालांकि मोदी के कई बहरूपीय दुश्मन हैं जो इस एक वक्त पे ऐसे दिखाया करते थे कि वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के दोस्त हैं, लेकिन चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या नीतीश कुमार, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले आज बीजेपी से हटकर सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है। दौरे पर, गुजरात दौरे पर हम इंतजार करें। अगर मेरा चिहुआ को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। जो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बना पाए, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। देख रहा है, देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 24 के रण के लिए विपक्ष ने तिकड़म का विशाल तंबू तान दिया है और इसी तंबू के नीचे देखे जा रहे हैं सामूहिक स्वप्न। 14 में खड़े हुए मोदी के अजेय दुर्ग को 24 की जंग में हर हाल में ढहा देने के लिए किसी ने इसी चक्कर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक नाप दिया। कथित नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाई तो कोई सूबे की सल्तनत भगवान भरोसे छोड़कर विपक्षी एकता का खुला ऑफर लिए बेचैन घूम रहा है। तो किसी के जहन में सियासी उद्यम की ब्रांड न्यू दुकान है, फोकस सिर्फ मुसलमान है। तो क्या 2024 में विपक्ष लामबंद हो जाएगा? 2024 का घमासान मोदी वर्सेस ऑल हो जाएगा? मोदी के मुकाबले विपक्ष कौन सा पक्का जोड़ लाएगा? देख रहा है, देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि मोदी ब्रांड राजनीति के खिलाफ 2024 में विपक्ष को जनता वोट भी करेगी तो किस आधार पर? सिर्फ इसलिए क्योंकि जाति और मजहब का गणित सभी पार्टियां मिलकर बिठा लेंगी? और क्या इसी गणित को देखकर नीतीश कुमार एकजुटता का मंत्र कांग्रेस के कान में फूंक रहे हैं? के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और
उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अजब छटपटाहट है सत्ता तक पहुंचने की, गजब तिलमिलाहट है मोदी को हाशिए पर धकेल देने की। वो जो खुद की सरकार भी दूसरे के भरोसे चला रहे हैं, 24 में 300 सीटों वाली बीजेपी को 100 पर सिमट जाने के ख्वाब दिखा रहे हैं। लेकिन भरे मंच से नीतीश कुमार का कांग्रेस को चारा फेंकना ऐसा लगता है बेकार चला गया। कांग्रेस की तरफ से टका सा जवाब मिला। बिहार की एक कहावत है, फुटफुड़ी फुट रहा है प्रधानमंत्री बनने का। जो नीतीश कुमार 17 साल में बिहार के विकास के समाधान यात्रा में अभी निकले थे, यानी विकास कर नहीं पाए, जो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बना पाए कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, वो नीतीश कुमार आज देश में विपक्षी एकता के लिए, विपक्षी एकता नहीं है, इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए कन्वेनर बना दे। हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खरगे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में होता है। ऐसा लगता है जैसे 2024 का चुनाव मोदी के न्यू इंडिया, न्यू पॉलिटिक्स बनाम विपक्ष की राजनीति के ओल्ड टेस्टामेंट के बीच होने वाला है। ये इसलिए है क्योंकि विपक्ष के पास गवर्नेंस का कोई असरदार मॉडल नहीं है। नीतीश राज में बिहार पुराने दौर में लौट रहा है। स्पष्ट मुद्दों का घोर अभाव विपक्षी पार्टियों में दिखता है और जाति और तुष्टीकरण फिर से हावी होता नजर आता है। आप जरा उनके पैरों तले जमीन भी देख लीजिए और समझ लीजिए जो 2024 में महागठबंधन बनाकर मोदी को खुद से रिप्लेस करने का स्वप्न देख और दिखा रहे हैं। ये चिट्ठी किसी और ने नहीं, नीतीश सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह ने लिखी है। आपको समझने के लिए जरा मजमून बांट देते हैं। वो ये कि नीतीश कुमार से बिहार के लोगों का भरोसा उठ चुका है। नीतीश के मंत्री आगे लिखते हैं, राज्य सरकार के मुखिया का दायित्व होता है कम से कम बुनियादी स्तर की ईमानदारी और राज्य के लोगों के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखना। पहले तो शक होता था कि आप में इसकी कमी है, मगर अब आपके द्वारा कही गई मनगढ़ंत बातों को सुनकर यही लगता है कि आपके राजनीतिक जीवन में कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई नीतिगत मुद्दे पर तार्किक सवाल कर दे तो आपका एक ही घिसा पिटा जवाब होता है कि सवाल पूछने वाले को कुछ पता ही नहीं। मतलब ये कि खुद नीतीश के गठबंधन के मंत्री लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। वो नीतीश मोदी के खिलाफ 2024 की जंग में महागठबंधन बनाने का न्योता बांटते फिर रहे हैं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। दरअसल मुद्दा तार्किक तौर पर मोदी के खिलाफ खड़ा होने का है और मोदी से बड़ी लाइन खींचने का है। लेकिन विपक्ष के पास 2014 के पहले और बाद भी सियासत की लकीर बस एक है, मोदी विरोध।
जबकि 2014 से पहले और 2014 के बाद का फर्क बताने और दिखाने के लिए बीजेपी और मोदी के पास कई तस्वीरें, आंकड़े और पैमाने हैं। मोदी के लिए असल मुद्दा जाति धर्म का गणित नहीं है, असल मुद्दा है गवर्नेंस। परंतु उस वक्त का कालखंड याद करिए, 2004 से 2014, ये 10 साल के अंदर यूपीए सरकार ने इस देश के अंदर शासन किया। यूपीए सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसमें हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानता था। पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठिए घुसकर, आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे, पैरों से इनके सर को अपमानित करते थे और दिल्ली के दरबार में चुप्पी छाई रहती थी। 2024 के चुनाव से पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2014 के बाद से छोटे बड़े हर चुनाव की कसौटी पर विपक्ष ने राजनीति के मोदी कल्ट को कसा है, लेकिन हर बार मोदी और दमदार, असरदार साबित हुए हैं। तो क्या इसकी वजह सिर्फ एक है, विकास का एजेंडा? दरअसल सत्ता स्वप्न की सिद्धि के लिए विपक्ष की लामबंदी अगर दिखती है तो बस कुछ तय खांचों में, जिसमें मोदी सरकार के दौर में नफरत वाला जुमला है, मोदी को एंटी मुस्लिम करार देने की बेकरारी है, हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरेबंदी है, बाहरी प्लेटफॉर्म से गुजरात दंगों का जिक्र है, तो मोदी सरकार पर लगाए जाने वाले पूंजीपतियों से साठगांठ के रटे रटाए कोरे आरोप हैं, जिसके जवाब में मोदी का स्वप्न है राष्ट्रवाद से दुनिया में भारत का लहराता परचम, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, आधुनिक शिक्षा, सांस्कृतिक गौरव और गरीब मिडिल क्लास पर फोकस। बदले हुए हिंदुस्तान की तस्वीर इतने चटक और गाढ़े रंगों से भरी है कि बदलाव की ये सूरत विपक्ष के सत्ता स्वप्न पर ग्रहण लगाती रही है। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आज आप इन बदलावों के साक्षी बन रहे हैं, कल आप इसकी ताकत से फ्यूचर लीडर बनेंगे। स्वप्न जब टूटते हैं तो चुभते हैं, और इस चुभन से विपक्ष पिछले 10 सालों से बिलबिला रहा है। और कुछ चेहरे तो पुरानी सारी असफलताओं को मिटाने के फेर में खुद को खत्म करके अपने सत्ता स्वप्न को सिद्ध करने मैदान में उतरे हैं। जब से आपने भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। सर, मेरा सवाल ये है कि इस मास कनेक्ट प्रोग्राम, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो, आपकी देश की फिलॉसफी है ये, इसको समझो आप, फायदा होगा। ये जो मास कनेक्ट प्रोग्राम है, ये आपको बहुत पहले नहीं शुरू कर देना चाहिए था? चीजें समय से ही होती हैं, जब टाइम आता है तो बात बनती है। सत्ता सिद्धि के लिए सही वक्त की तलाश कांग्रेस ही नहीं कर रही है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला से लेकर महाराष्ट्र की सत्ता और खुद अपनी पार्टी से बेदखल हो चुके उद्धव ठाकरे तक सही वक्त की तलाश में बैठे हैं। 2014 में केंद्र की सत्ता से गांधी परिवार को वनवास मिला, मुफ्ती अब्दुल्ला परिवार की राजशाही जम्मू कश्मीर में जाती रही और उद्धव ठाकरे के हाथ से तो सत्ता भी गई, पार्टी भी और निशान भी। अब मातोश्री में उद्धव ठाकरे बीजेपी के खिलाफ एक और नए गठबंधन की खोज में बैठे हैं। मातोश्री में उद्धव की इस बैठक में रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे, हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे और आजाद पार्टी के कैलाश जायसवाल शामिल हुए।
खुद को बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व का झंडा बरदार बताने वाले उद्धव ठाकरे उनके साथ बैठे, जिनमें से एक रामचरितमानस को बैन करने की बात कह चुके हैं तो दूसरे हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। तो क्या यही वजह है कि बीजेपी कहती है कि उद्धव वास्तव में हिंदुत्व से अब कन्नी काट चुके हैं? और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, चुनाव मिलकर लड़े, अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई, देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। अगर 14 के बाद नए हिंदुस्तान ने अपने सपनों की नई उड़ान भरी है तो इन्हीं सपनों की बदौलत 2019 में दूसरी बार हिंदुस्तानियों ने मोदी की झोली में वोट भरे हैं। एक तरफ सपने हिंदुस्तान के लिए हैं तो दूसरी तरफ सपने सत्ता साध के लिए हैं। एक तरफ संकल्प भारत का परचम दुनिया में लहराने का है तो दूसरी तरफ संकल्प येन केन प्रकारेण मोदी को हराने का। सवाल यह है कि देश का स्वप्न क्या है? 24 में देश यही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।